नमस्कार दोस्तों, युवाओं की क्वारंटीन डायरी कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, युवाओं की क्वारंटीन डायरी में आज हम लेकर आए हैं सुदूर पिथौरागढ़ के देवलथल कस्बे के एक गांव के कमल पांडे की ये कहानी। गुड़गांव से कमल घर लौटा है। 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड अब उसका पूरा हो चुका है। गुड़गांव से घर पहुंचने तक की जो जद्दोजहद, पूरा एक त्रासदी जो उसने झेली है, उसको उसने अपने शब्दों में बयां किया है। और गांव कस्बों में लोगों की जिस तरह की टिप्पणियां मिली, उससे मायूस, हताश कमल पांडे ने बहुत सारी बातें अपनी हमें रिकॉर्ड कर भेजी हैं। तो दोस्तों, हमारी इस श्रृंखला की पहली डायरी आप सबके सामने पेश है। उम्मीद है कि इस डायरी से आप कुछ ऊर्जा पाएंगे और समझ पाएंगे हमारी युवाओं की व्यथा कि कौन सी परिस्थितियां हमारे पहाड़ के नौजवानों को खींचकर महानगरों तक ले जाती हैं। वो भी इसमें बखूबी कमल ने दिखाया है। तो दोस्तों, पेश है आपके लिए ये डायरी। हेलो दगड़ियों, हेलो हल्द्वानी सामुदायिक रेडियो के समस्त श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं कमल पांडे, ग्राम उड़ई, देवलथल, पिथौरागढ़ से। दोस्तों, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और 12वीं तक की पढ़ाई यहीं पहाड़ों में करने के बाद मैं सरकारी और सेना भर्तियों की तैयारियों में लग गया। अपने पास रोजगार का जो भी एक रहता है, बचपन से एक ही मकसद रहता है कि आर्मी की भर्ती। उससे आगे सोचना हम बहुत ही कम सोचते हैं, कि हमारी एजुकेशन 12वीं तक ही हो पाती है। फिर हमारी एक ही मकसद रहता है, आर्मी। तो हमने भी जी जान लगा के आर्मी की तैयारी करते रहे, दौड़ते रहे सुबह शाम। बहुत बार आर्मी की भर्ती निकाली, सेना की दौड़ें निकाली। दौड़ें निकालने का कभी मेडिकल में बाहर, कभी चेस्ट में बाहर। तो करते करते कभी समूह को, कभी पेपर आ रहे हैं, कभी पेपर दे दो, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, कभी कुछ करते करते उम्र भी हो गई 22-23 साल। जब आर्मी का सपना भी टूटता हुआ नजर आने लगा, तो अंदर ही अंदर ये टेंशन होने लगी, अब क्या करेंगे, कहाँ रोजगार करेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, कैसे। उम्र होते होते अब यही मन में चल रहा था कि नौकरी मिल जाए कहीं, कुछ भी हो, कैसे न कैसे कुछ न कमाना है, घर चलाना है। घर में माँ अकेली है, भाई है, भाई भी ऐसे प्राइवेट सेक्टर में ही काम करता है। तो ऐसे ही बात करते करते दोस्तों, परिजनों ने, किसी ने बताया कि गुड़गांव आ जाओ, गुड़गांव में नौकरी कर लो। तो हमने भी सोचा बाहर ही जाना सही रहेगा। गांव में खेती करने के लिए पानी की व्यवस्था, जो मुख्य समस्या है खेती की पहाड़ों में, वो है पानी की समस्या सबसे मुख्य है। खेती सारी बारिश पे निर्भर है। बारिश कभी हो कभी ना हो। तो अगर बारिश हो, फसल हो भी, तब भी अब तो सारे जंगली जानवर, बंदर, सुअर सब गांव में ही डेरा डाले हुए हैं। तो अपने पास एक ही चीज रहा, तो किसी ने बताया गुड़गांव आ जाओ, गुड़गांव में आके नौकरी कर लो। तो हम 2015 में यहाँ से गुड़गांव चले गए। गुड़गांव रहे 1 महीना। तो वहाँ भी 2015 में घर से जाते ही बहुत बुरा हाल था। यूं लग रहा था जानो कहाँ आ गए, इस पहाड़ की शुद्ध हवा पानी को छोड़ के कहीं दो छोटे से कमरे में कैद हो गए। कैसे करते करते 1 महीना वहाँ भी बड़ी मुश्किल से निकाला। फिर जिंदगी में आदत होने लगी वहाँ रहने की। फिर धीरे धीरे चलते गया। फिर काम करते करते थोड़ा कंपनी में भी प्रोग्रेस होते गई, थोड़ा पैसा कमाने लग गए, घर भेजते रहे, घर भी चलता रहा, अपना भी चलता रहा। तो इसी प्रकार जिंदगी लाइन पे आ गई थी, ऐसे चली रही थी बढ़िया। तो अचानक 2020 में कोरोना नामक महामारी ने मानो अच्छी खासी चलती जिंदगी में ब्रेक लगा दी, रोक सा दिया हो जिंदगी को। जो सपने सोचे थे 10 साल बाद ये कर लेंगे, इस नौकरी से पैसा बचा बचा के, वो मानो सब इस कोरोना ने रोक सा दिया हो। फिर अचानक से, अब मैं बताता हूँ, जब से लॉकडाउन लगा हमारी ज़िंदगी में से क्या प्रभाव पड़े, हमने क्या महसूस किया। फिर अचानक से 2020 में मार्च में मोदी जी आए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 22 तारीख को हम जनता कर्फ्यू रखेंगे, जिससे कोरोना की जो चेन बन रही, इस चेन को हमें समाप्त करना है। हमारे अंदर ही अंदर खुशी थी कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। हमने पूरा सहयोग किया। हमने सोशल मीडिया से सबसे आग्रह किया कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का सभी पालन करें, ये करें। सभी मान गए, हम भी खुश थे। सारे लोग हम 22 तारीख को कमरे में कैद हो गए। अचानक से शाम होने तक फिर दोबारा आ गई कि 31 तक दोबारा लॉकडाउन रहेगा। फिर भी हमने सोचा चलो अच्छा है, 31 तक ही रहेगा, 31 तक सब सामान्य हो जाएगा, कोरोना चले जाएगा, चैन टूट जाएगी, जिस प्रकार की मीडिया बता रही थी।
सारे में मिल रहे थे, लग रहा था सब सही है। हम अपना खाना पीना राशन सब ले आके कमरे में कैद हो गए, क्योंकि हमें पता था कि हमें पूरा समर्थन करना है इस लॉकडाउन का, तभी देश इस कोरोना नामक, हम ये 22 तारीख से 31 तारीख तक कहीं नहीं कि हम कैद हो गए। फिर अचानक से बीच में फिर नई खबर आई कि अब 15 तक लॉकडाउन रहेगा। फिर जब ये खबर सुनी 15 तक लॉकडाउन रहेगा, तो अंदर ही अंदर से सवाल उठने लग गए कि कब तक हम कमरे में बैठे रहेंगे, कब तक ऐसे खाते रहेंगे, सारी जमा पूंजी अगर हम यहीं खर्च कर देंगे तो हम घर में क्या भेजेंगे, कैसे। फिर भी हमने सोचा चलो कोई नहीं, 15 दिन है, कैसे ना कैसे हम काट लेंगे। तो हम ऐसे लगे रहे, 15 दिन कमरे में बैठे रहे। फिर कमरे में बैठे रहे, फिर नई घोषणा आ गई कि अब 30 तारीख तक बंद रहेगा। फिर तो अंदर ही अंदर से मानो यूं लग रहा टूट सा गया अंदर ही अंदर से। तब मौसम चेंज हो रहा, गर्मी, इतने छोटे से कमरे में 4 दोस्त हम, मानो गर्मी ऐसी रहा नहीं जा रहा, ना दिन में नींद आ रही ना रात में, अलग से अलग टेंशन कोरोना की, परिवार की, बीमारी की। करते 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 कमरा काटने को पहले घर की और टेंशन। घर से माँ पहले दिन में एक बार कॉल करती, क्या हालचाल है सब। जब से कोरोना बीमारी आई घर में, गांव में आप लोगों को पता ही है, अफवाहें ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो भी आए गांव में यही बता दे, नहीं ऐसा भी हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसे कोरोना हो रहा है। माँ घर में बहुत ही ज़्यादा डर गई। माँ दिन में 4 बार कॉल करने लगी, बेटा कैसा है, खांसी तो नहीं है, सर्दी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है। फिर घर से माँ डर गई, तो फिर अंदर ही अंदर से और ज़्यादा डर से गए हम। अंदर ही अंदर से ऐसा लग गया कि घर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, दोबारा माँ का चेहरा देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, क्या होगा कैसा होगा। ऐसा करते करते दिन में खाना खाया जाए ना रात को नींद आए, गर्मी अलग से। फिर बहुत बार तो हमने सोचा पैदल ही चले जाएं, हल्द्वानी तक चले जाएं, हल्द्वानी में रेस्ट करके फिर वहाँ से पिथौरागढ़ को निकलेंगे। हमने बहुत बार सारे दोस्तों ने मिलके गूगल से सारी लोकेशन निकाल के, रास्ता ढूंढ के, कितना किलोमीटर है, कितने दिन में हम पहुंच जाएंगे, पैदल निकालने की हमने सारी तैयारी कर ली। एक बार नहीं, हमने 5, 6, 7 बार तैयारी कर ली, सोच लिया, पूरा वो बना लिया कि अब तो मैं निकलना ही है, कैसे ना कैसे पैदल ही निकलना। हर बार हिम्मत बनाई, हर बार टूटती रही, फिर बनाई, फिर टूटती रही। मानो ऐसा लग रहा कमरा काटने को आ रहा अंदर ही अंदर से। बहुत ही बुरी हालत हो गई उस छोटे से कमरे में, गर्मी से अलग, खाना लेने मार्केट जाएं पुलिस के डंडे अलग। एक बार अपनी बात बता रहा हूँ, बीच में कमरे में कुछ भी राशन नहीं बचा। मैं और मेरा एक दोस्त राशन लेने मार्केट गए, तो पुलिस वालों के डंडे खा के वापस आए, राशन तो नहीं मिला। उस दिन हम भूखे सोए रहे, सारे पानी पी के भूखे सोए रहे। अगले दिन फिर हिम्मत करके बाजार गए। उस दिन पुलिस वालों से हाथ पांव जोड़ के कैसे ना कैसे हम राशन ले आए। 2-4 दिनों के लिए जितना राशन मिला हमने लाके फिर खाए। यूं ही चलते रही। फिर अचानक से एक उम्मीद की किरण जागी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला हम सभी प्रवासी भाई बहनों को घर लाएंगे। उन्होंने एक पोर्टल खोला जिसमें बोला रजिस्ट्रेशन कर लो। हमने बड़ी खुशी के साथ उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया, अपना सारा पता भर लिया। तो फिर उम्मीद सी जगी कि अब तो हम घर चले जाएंगे, बसें आएंगी, हमें ले जाएंगे, हम अपने पहाड़ जा पाएंगे दोबारा। ऐसे करते करते मगर ये उम्मीद एक बार टूटती हुई नजर आई जब मुख्यमंत्री जी बोल पड़े अब हम किसी को वापस नहीं लाएंगे। उस दिन तो ऐसा लगा मानो सरकार से भरोसा उठ गया। ऐसा लगा जैसे कोई किसी का नहीं है, सब देश में वोट मांगने ही आते हैं, बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं है। मन ही मन हमने बहुत सारी गालियां भी दी सरकारों को। फिर करते करते फिर एक राहत की खबर आई। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं हम सबको लाएंगे। फिर अचानक से फोन में जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था उस नंबर में मैसेज आ गया कि आपको 9 तारीख को यहाँ से गुड़गांव से बसें मिलेंगी। जो मैसेज पढ़ने के बाद अंदर से खुशी थी, वो खुशी आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी वो खुशी। फिर हम बहुत ही खुश थे। हमने जितना सामान था अपना बांध लिया, पैक कर लिया, सारा डाल लिया बैगों में, सब पैक होके हम 9 तारीख तैयार। 8 तारीख को रात को ही नहीं सोए हम। 8 तारीख की रात को 12 बजे ही हम बैग पैक करके निकल लिए। हमारे कमरे से गुड़गांव जो स्टेशन था वो था 10 किलोमीटर। हमें सुबह 7 बजे बस मिलने की न्यूज मिली थी, तो हम इसलिए रूम से 12 बजे निकल गए। हमें सोचा बाद 10 किलोमीटर चलते चलते हमें सुबह हो ही जाएगी, तो हम सुबह निकल गए। सारे लोग कमरे पे ताला लगा के जितना सामान हम अपने साथ ला सकते थे वो लाए। बाकी सारा कीमती सामान जो भी था हम वहीं ताला लगा के डाल आए हैं। वो वापस उस कमरे में हम कभी जाएंगे या नहीं जाएंगे, या उस सामान का क्या होगा ये भी हमें नहीं मालूम।
तो हम निकल तो आए कमरे से, लेकिन जब हम रात के 1 बजे सुनसान सड़कों पे पैदल चल रहे थे तो मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। अगर हम बस स्टैंड पहुंच गए, वहां जाने के बाद हमें बसें नहीं मिली, हमें वापस आना पड़ा, क्या हमें हमारा रूम किराएदार हमें वापस आने देगा, मकान मालिक हमें क्यों किराया वापस आने देगा, या क्योंकि मकान मालिक ने पहले बोला था अगर कमरे से बाहर जाओगे दोबारा कमरे में मत आना। इस बीच बड़े टेंशन ही टेंशन, कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बस मिलेगी नहीं मिलेगी, इसी हालत में हम पहुंचते पहुंचते पहुंच गए गुड़गांव। तो हम जैसे ही गुड़गांव पहुंचे, गुड़गांव पहुंचने के बाद वहाँ देखा 4 बजे गुड़गांव स्टेशन पे इतनी लंबी भीड़, पहली बार पता चला कि पूरे उत्तराखंडी पहाड़ी भाई बहन इतने गुड़गांव में। आज तक हम रहे 6 साल से, मेरे को वहाँ इतने पहाड़ी भाई बहन, मेरे को कभी नहीं लगा कि इतने पहाड़ी भाई बहन गुड़गांव में होंगे जितना उस दिन मैंने देखा, वो भी खाली पिथौरागढ़ और बागेश्वर के इतने। तुम जैसे कैसे करते करते हरियाणा सरकार जो अच्छी व्यवस्था थी उन्होंने बैठा बुठू के लाइन में लगा के बसों में बैठा दिया। तो हम रूम से सिर्फ पानी लेके आए थे बस, तो हम वहाँ से बैठे और पूरा दिन हम खाली पानी के सहारे हल्द्वानी आए। रात को हम हल्द्वानी स्टेडियम पहुँचे, स्टेडियम में हमें रोक दिया गया चेकअप के लिए। हम वहीं रुके रात भर, वहीं मच्छरों ने खाया, खाने के लिए भूख से पेट में ऐसा हो गया चूहे दौड़ने लगे। मगर वहाँ जाके भी हमने देखा, जैसे हम हल्द्वानी में खाने की तरफ गए, हमने देखा हमसे पहले वहाँ बहुत सारी औरतें बच्चे बूढ़े बहुत हैं। तो हमने सोचा अगर इस वक्त हम खाने की तरफ जाएं तो इससे बड़ी गंदी बात कोई नहीं होगी। महिलाएं बुजुर्ग बच्चे जिनको ज़्यादा ज़रूरत है पहले उनको मिलना चाहिए। तो मैं और मेरे कुछ और दोस्त हमने मिलके मुहिम चलाई कि जितनी भी लाइन है, हमने लाइन एक अलग से लाइन बनवा दी वहाँ बुजुर्ग महिला और बच्चों के लिए, जिसमें सिर्फ वो ही रहेंगे। करते करते हमने सारे बच्चे महिलाओं बुजुर्गों को आगे भेजा और सबको मिला। करते करते हम शाम की 8 बजे से रात को 3:30 बजे तक लाइन में लगे रहे, पूरी रात बिना खाए पिए। 3:30 बजे हमारा मेडिकल होके फिर हमें बस में चढ़ा गया। हम 4 बजे वहाँ से बस में चढ़े सुबह, और फिर करते करते हम बिना खाए दिन भर, अगले दिन भी शाम को 6 बजे पिथौरागढ़ पहुंचे। लेकिन पिथौरागढ़ आने के बाद हमें पूड़ियाँ और वो मिली। उस दिन पता चला भूख क्या होती है जिंदगी में। लोग कहते हैं भूख से मर गया, आज तक लगता था भूख से लोग कैसे मरते होंगे। उस दिन पता चला कि भूख से जो मरता हुआ कैसी भूख मरता हुआ। कई करते करते पिथौरागढ़ रहे, पिथौरागढ़ मेडिकल में हमें घर भेजा गया। अब जैसे घर भेजा गया तो बहुत ही खुश, इतनी खुशी जिंदगी में पहली बार। एक जिस दिन वहाँ की उम्मीद की किरण जगी थी गुड़गांव कमरे से घर जाएंगे, और एक जिस दिन घर दिखा अपना, उस दिन जिंदगी भर याद रहेगा। फिर तब से घर आ गए। दोस्तों आज मेरे को घर में 13 दिन हो गए हैं। मैं अपने घर से 500 मीटर दूर संस्थागत क्वारंटीन सेंटर पे क्वारंटीन कर रहा हूँ। यहाँ सारी सुविधाएं ग्राम प्रधान जी द्वारा हमें उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने जहाँ रहते हैं वहाँ इतने दिनों से बंद थे वो स्कूल हमने वो सारे चमका दिए, फूलवाड़ी बना दी, सारा घास काट दिया, सब ऐसा बना दिया स्कूल। अब हमने प्रधान जी से बोला है कि आप रंग चूने की व्यवस्था कर दीजिए, हम पूरे स्कूल को रंग चूना कर देंगे। और जब से क्वारंटाइन है और बहुत ही गाँव में आके बहुत ही आनंद है, जो भय था वो सब निकल चुका है। यही रहा दोस्तों हमारा अनुभव। और मैं अभी भी सभी अपने प्रवासी भाइयों से कहना चाहूँगा, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं कृपया अपना चेकअप कराने के बाद 14 दिन एकांतवास हो जाएं। बस 14 दिन की बात है। मुझे पता है हमारी तरह आपने भी बहुत 45-50 दिन बहुत संकट काटे होंगे, मुझे पता है, मगर 14 दिन की और बात है। कृपया हमारे पहाड़, हमारे उत्तराखंड का इसी में भलाई है कि हम 14 दिन अलग रहें, सबसे दूर रहें। मैं आप सभी से यही विनती करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अलग रहें। लास्ट बाद में कहूँगा कि मेरे को इससे क्या सीख मिली। मेरे को इससे सीख मिली कि कोरोना से भी बड़ी महामारी है, कोरोना से भी बड़ी महामारी है गरीबी। गरीबी जैसी महामारी किसी को ना लगे। गरीबी महामारी कैसी है कि कोरोना से पहले गरीब मर जाएगा, गरीब भूखों मर जाएगा, गरीब प्यासा मर जाएगा, गरीब पुलिस की डंडों से मर जाएगा। और मुझे लगा सरकार कितनी भेदभावपूर्ण है हमारी। अमीरों को इतनी फैसिलिटी, किसी को फ्लाइटों से ला रही है और गरीब सड़कों पे चल चल के मर रहा है। बहुत ही दुखद लगा जब से वो न्यूज़ सुन रहा हूँ कि बहुत सारी छोटे छोटे बच्चे पैदल चल रहे हैं सड़कों पे। बहुत दुखद लगा मुझे।
और गांव आके मुझे सबसे बुरा ये लगा, रास्ते में हमें जो भी मिले, जिसने भी हमें देखा, वो यही बोला कि ये प्रवासी भाई नहीं आए हैं, कोरोना आ गया। बस जहाँ भी रुके वहाँ भी जो लोग देखे वो बोले कि भाई कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। दिल में ऐसा लगा कि वापस चले जाऊं, क्यों आ गया मैं यहाँ। मैं उन सबके लिए यही चीज़ कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे भाई लोग हैं उत्तराखंड में जो ये सोच रहे हैं, उनके लिए मेरा एक संदेश है। आजीविका कमाने गए थे, भागकर नहीं गए। सबके लिए उत्तराखंड में ना ही कभी रोजगार था, ना कभी रोजगार होगा। जिन लोगों को उत्तराखंड में रोजगार है, कृपया वो खुद को भगवान ना समझें, सभी के बारे में सोचें। आज भी उत्तराखंड प्रवासी भाई बहनों की भेजी हुई आजीविका पे ही निर्भर है। दोस्तों, यही अनुभव रहा मेरा इस क्वारंटीन सेंटर का, और सभी से फिर निवेदन करना चाहूँगा, कृपया प्रवासी भाई जो भी आ रहे हैं वो सतर्क रहें, एकांतवास हो जाएं, एकदम 14 दिन ऐसे हो जाएं, ना किसी से मिलें ना किसी से मिलें। 14 दिन काटने, मैंने काट दिए 13 दिन में, बहुत ही कब कट गए मेरे को पता नहीं चला। इस पहाड़ की हवाओं में सांस लेके, इस यहाँ देख के मेरे को पता ही नहीं चला 14 दिन कब निकल गए मेरे। आप सभी से विनती है कि कृपया क्वारंटीन अच्छे से करें। और लास्ट में शहर के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिंदा रहेंगे तो फिर से आएंगे बाबू तुम्हारे शहरों को आबाद करने। वहीं मिलेंगे गगनचुम्बी इमारतों के नीचे प्लास्टिक से बनी हुई तिरपाल की झुग्गियों में। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की युवाओं की क्वारंटीन डायरी में कमल पांडे की डायरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके सुझाव हों तो उनका स्वागत है। हम आपको बताएं कि हमारा रेडियो केवल हल्द्वानी शहर तक इसकी पहुंच है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में इसे सुनना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारे हेलो हल्द्वानी के ऐप को इंस्टॉल कर सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक आप हमारा रेडियो सुन सकते हैं। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, आप अपने कमेंट हमें वहाँ के जरिए भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।